ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ फिनोल में जो एरियल ऑक्सीडेशन के बाद फिर सेकेंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन आती है ऑक्सीडेशन बाय पोटेशियम परसल्फेट। इसमें हम एल्केलाइन सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम परसल्फेट यूज करते हैं। तो जो फिनोल होती है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू ए मिक्सचर ऑफ कैटेकॉल एंड क्विनोल। तो फिनोल की अगर ऑक्सीडेशन की जाए विद एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परसल्फेट, ये परसल्फ्यूरिक एसिड का पोटेशियम सॉल्ट है, परऑक्सो जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है, डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो इसकी प्रेजेंस से में अगर हम ऑक्सीडेशन करें फिनोल की तो इससे बनती है एक तो कैटेकॉल, यानी कि जो ऑर्थो पोजीशन पर दो OH ग्रुप्स लग जाते हैं बेंजीन रिंग पे, या फिर बनती है क्विनोल। तो इन दोनों के नेम्स भी मैंने आपको करवाए थे जब हमने फिनोल शुरू की थी। इस कंपाउंड को कहा जाता है कैटेकॉल कॉमनली, और इस कंपाउंड को कॉमनली हम कहते हैं क्विनोल। तो इस तरीके से जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है फिनोल की वो हमने देखी कि अगर पोटेशियम परसल्फेट की प्रेजेंस में की जाए तब कैटेकॉल और क्विनोल का मिक्सचर हमें ऑब्टेन होता है। और लास्ट रिएक्शन आती है फिनोल की जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूरी डिटेल में विद मैकेनिज्म हम ये स्टडी करेंगे। इसको कहा जाता है लिबरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट या सिंपली लिबरमान्स रिएक्शन भी बोल देते हैं इसको। तो ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगी? तो इसमें हम सोडियम नाइट्राइट और H2SO4 यूज करते हैं। अगर हम यूज करें फिनोल और फिनोल में ऐड करें नाइट्रस एसिड दैट इज HONO। HONO आपको पता है हाईली अनस्टेबल होता है, इसकी इन सीटू प्रिपरेशन की जाती है बाय द एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड H2SO4। तो इससे बन जाएगा Na2SO4 और 2 मोल बनेंगे HONO के नाइट्रस एसिड के। तो इस तरीके से जो नाइट्रस एसिड है इसकी इन सीटू प्रिपरेशन की गई। तो बेंजीन रिंग अब इसके ऊपर लगा हुआ है एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग OH ग्रुप। तो ये बात मैंने पहले भी कई बार बताई है कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो तो उसका पैरा हाइड्रोजन जो है वो काफी लेबाइल होता है, यानी कि इजीली रिप्लेसेबल होता है। तो इस कारण यहां से जो पैरा पोजीशन है वहां से हाइड्रोजन एटम जो है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय नाइट्रस ग्रुप, नाइट्रोसो ग्रुप, नाइट्रोसिल ग्रुप NO। तो इस तरीके से हमें मिलेगी पैरा नाइट्रोसो फिनोल। इस कंपाउंड को कहा जाता है पैरा नाइट्रोसो फिनोल। तो ये जो पैरा नाइट्रोसो फिनोल बनी है फिर इसमें आगे काफी रीअरेंजमेंट होगी। तो उस रीअरेंजमेंट के बाद आगे जाके जो टेस्ट बनना है, एक टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन होगा कि जैसे हम ये वाली रिएक्शन जो है ये फिनोल शो करेगी, जो कॉमन अल्कोहल्स होती हैं वो शो नहीं करती हैं। तो इसी तरीके से इस रिएक्शन को हम यूज करेंगे एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो पहले जो ये नाइट्रोसोफिनोल बनी है अब इसमें कंसिडर करनी होगी रीअरेंजमेंट हमको। अभी तक हमने यूज क्या किया है, हमने सिर्फ फिनोल में नाइट्रस एसिड ऐड किया है इन सीटू प्रिपेयर करके, यानी कि विद इन द रिएक्शन मिक्सचर इसकी प्रिपरेशन की है बाय एडिंग सोडियम नाइट्राइट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो पैरा नाइट्रोसोफिनोल है उसमें रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगी। तो उसके लिए मैं जो कंपाउंड है उसको
इस तरह से बनाकर लिख रहा हूं। ये अब आपको पता है नाइट्रोसिल ग्रुप जो है दैट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो नेचुरल बात है बेंजीन रिंग से खींचेगा इलेक्ट्रॉन, बेंजीन रिंग फिर ऑक्सीजन से और ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगी इलेक्ट्रॉन्स को। वैसे आपने फिनोल में जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की थी वहां पर देखा था कि ऑक्सीजन से बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्प्लेसमेंट होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है। तो इस कारण OH ग्रुप में से हाइड्रोजन को लूज करना एज H पॉजिटिव आयन काफी इजी हो जाता है। तो यहां से H पॉजिटिव आयन अगर लूज हो तो हमें मिलेगा ये वाला एनायन, नेगेटिव आयन बनेगा। अब आप देख सकते हो ऑक्सीजन के ऊपर है लोन पेयर, फिर सिग्मा बॉन्ड और फिर पाई बॉन्ड, यानी कि लोन पेयर और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट हुए, तो इसको हम बोलते हैं एन पाई कंजुगेशन। और जहां कहीं भी एन पाई कंजुगेशन हो वहां पर रेजोनेंस तो होती ही होती है, यानी कि डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहां पर जरूर होगी। कैसे होगी? जो लोन पेयर है दैट विल चेंज इनटू ए बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर जो है वो एक लोन पेयर में कन्वर्ट होगा। तो इसकी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो बनेगी इस तरीके से। यहां पर हो जाएगा डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, और ये वाला जो पाई बॉन्ड था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन वाली कार्बन का भी है, तो यहां पर आ जाएगा लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से इस स्टेप के बाद हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शुरू की हैं, तो इसलिए मैं इसको ब्रैकेट के अंदर शो कर रहा हूं। फिर आगे यहां पर देखो तो फिर से एन पाई कंजुगेशन है, लोन पेयर और पाई बॉन्ड एक दूसरे से ऑल्टरनेट हैं, तो रेजोनेंस यहां पर फिर से आगे प्रोसीड करेगी। तो जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो हमें अपीयर होगी कुछ इस तरह से। अब यहां पर आ जाएगा डबल बॉन्ड, यहां पर लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, ये चीज। अब फिर से लोन पेयर और पाई बॉन्ड ऑल्टरनेट हुए, यानी कि एन पाई कंजुगेशन हुई, तो रेजोनेंस जो है वो फर्दर प्रोसीड करेगी। लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा और बॉन्ड पेयर लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो लास्ट हमारे कंसिडर करने वाली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगी। अब यहां पर जो पाई बॉन्ड था ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। इस पाई बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, वो भी ऑक्सीजन ने गेन कर लिया। अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये वाला जो लोन पेयर था इस कार्बन एटम के ऊपर, ये चेंज हो जाएगा इनटू डबल बॉन्ड या बॉन्ड पेयर बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, और बाकी की स्ट्रक्चर जो है ये बिल्कुल वैसी ही रहेगी। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो पैरा नाइट्रोसोफिनोल थी उसमें रीअरेंजमेंट होके यहां से H पॉजिटिव लूज होने के बाद ये वाला एनायन बना। तो अब इसके बाद जो H पॉजिटिव आयन है वो अटैक करेगा वापस, तो ये इस नेगेटिवली चार्ज्ड ऑक्सीजन के साथ जाके अटैच हो जाएगा। तो हमें ये वाली स्ट्रक्चर जो है ये ऑब्टेन होगी। नो डाउट इसमें आप देख सकते हो कि बेंजीन रिंग जो है वो क्विनोइड फॉर्म में है। मैंने आपको बताया था इससे पहले भी कि जो दो तरह की एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स होती हैं बेंजीन रिंग की, कुछ को हम बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं और कुछ को क्विनोइड स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। फिनोल्फथेलीन की हमने वो जब इंडिकेटर उसको यूज करते हैं तो कैसे वो पिंक कलर शो करती है जब उसमें एक रिंग क्विनोइड हो जाती है, तो बिल्कुल वैसा ही ये कंपाउंड है। अब ये जो प्रोडक्ट बना, अभी तक हमने फिनोल में क्या क्या चीजें ऐड की हैं? हमने फिनोल में सिर्फ
नाइट्रस एसिड ऐड किया है, यानी कि सोडियम नाइट्राइट और H2SO4 ही ऐड किया है। ये सारी सीक्वेंस जो है ये अपने आप प्रोसीड करके हमें ये वाला प्रोडक्ट जो है ये ऑब्टेन हुआ। अब ये वाला जो प्रोडक्ट है ये फिनोल के साथ फर्दर रिएक्शन करेगा, तो वो हम देखते हैं कि कैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी। फिर अब इस कंपाउंड में से OH ग्रुप जाएगा और एक हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं फिनोल, और फिनोल का आपको पता है पैरा हाइड्रोजन जो है वो इजीली रिप्लेसेबल है, तो इसलिए जो ये कंपाउंड बना क्विनोइड रिंग वाला, ये फिनोल के पैरा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। तो यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल जो है ये लूज हो जाएगा, और ये वाटर मॉलिक्यूल लूज कब होगा, जब हम इसमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी ऐड करेंगे, और वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट हमने पहले भी यूज किया हुआ है, दैट इज कंसेंट्रेटेड H2SO4। H2SO4 की प्रेजेंस में यहां से एक वाटर मॉलिक्यूल लूज हो जाएगा और हमें ऑब्टेन होगा ये वाला कंपाउंड। और इस कार्बन का नाइट्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनेगा, जो नाइट्रोजन आगे इस क्विनोइड रिंग के साथ अटैच्ड है। तो इस तरीके से हमें ये वाला जो प्रोडक्ट है ये ऑब्टेन हुआ। इस कंपाउंड को हम कहते हैं इंडोफिनोल, और इस क्विनोइड रिंग के होने के कारण इसका कलर होता है रेड। ये रेड कलर का कंपाउंड है इंडोफिनोल। और अगर इसमें अल्कली ऐड कर दें हम, लाइक NaOH ऐड करें या KOH ऐड करें, अगर इसमें अल्कली ऐड कर दिया जाए NaOH, तो यहां से हाइड्रोजन जाएगा यानी कि वाटर निकल जाएगा, एंड वी विल गेट ए सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनोल। अब इस सोडियम सॉल्ट में भी क्विनोइड रिंग तो है, तो इसलिए ये भी कलर्ड होगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ इंडोफिनोल, ये कलर्ड तो होता है, इसका कलर होता है ब्लू। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमने फिनोल में क्या ऐड किया, नाइट्रस एसिड ऐड किया, सिंपली दैट वाज प्रिपेयर्ड इन situ बाय द एक्शन ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड H2SO4। उनसे चलते चलते हमें इंडोफिनोल मिल गई, अपने आप इंडोफिनोल बन गई। तो इंडोफिनोल रेड कलर का कंपाउंड होता है, उसमें हमने अगर अल्कली ऐड किया तो कलर ऑफ द सॉल्यूशन जो है वो ब्लू हो गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि फिनोल में अगर हम HONO यानी कि नाइट्रस एसिड या सोडियम नाइट्राइट और H2SO4 ऐड कर दें और रेड कलर्ड इंडोफिनोल बन जाए, अब उसमें अल्कली ऐड करें तो उसका कलर हो जाए ब्लू, तो ये रिएक्शन शो करती है सिर्फ फिनोल। अल्कोहल्स ऐसी रिएक्शन शो नहीं करती, तो इसीलिए इस रिएक्शन को यूज किया जाता है एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो आप लिख भी सकते हो कि दिस रिएक्शन या लिबरमान्स रिएक्शन जो है, दिस रिएक्शन कैन बी यूज्ड एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन alcohols and phenols as only phenols show
रेड और ब्लू कलर ऑन एक्शन विद नाइट्रस एसिड एंड अल्कली। इस तरीके से हम देखते हैं कि हम इस रिएक्शन की हेल्प से अल्कोहल्स और फिनोल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसके बाद हम कर देखेंगे कुछ और जो हमने रिएक्शंस कर रखी हैं कि जो यूज की जा सकती हैं एज ए टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो आप लिख लो, डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। तो टेबल बना लो, एक साइड पे अल्कोहल्स, एक साइड पे फिनोल्स। तो ये जस्ट एक जो पहले हम पढ़ चुके हैं उसी को ही रिवाइज करना है कि जैसे कैसे हम करेंगे। यहां पर मैं आपको लिखवाऊंगा नहीं ये पूरी जो टेस्ट्स हैं, जस्ट जो आपको एक बार रिमाइंड करवा दूंगा कि जो लिटमस सॉल्यूशन होता है, लिटमस टेस्ट हम यूज करते हैं एज ए टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड्स और बेसिस। तो जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू करते हैं। तो अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लें, अल्कोहल में ऐड करें तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता, पर फिनोल जो हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देती हैं। तो इस तरीके से भी अल्कोहल और फिनोल की डिस्टिंक्शन हो गई। अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फिनोल्स टर्न ब्लू लिटमस रेड। फिनोल्स में आप पहला पॉइंट लिख लो, फिनोल्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, और अल्कोहल्स का कोई एक्शन नहीं होता। फिर एक और रिएक्शन हमने की थी, रिएक्शन विद सॉल्यूशन ऑफ FeCl3। FeCl3 की सस्पेंशन अगर हम फिनोल में ऐड करें तो इस केस में वायलेट और रेड और से ब्राउन जैसे प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। इसी ऐसी कलरेशन आ जाती है, वायलेट कलरेशन आ जाती है इन केस ऑफ फिनोल ऑन रिएक्शन विद FeCl3। FeCl3 के साथ तब हमने देखा था जब रिएक्शन की थी कि किस तरह से एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जैसी चीज बनती है जिसका कलर होता है स्पेसिफिक वायलेट जैसा, और उसमें अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए जाएं तो उसका कलर थोड़ा मॉडिफाई भी हो जाता है। फिर हमने और रिएक्शंस की थी फिनोल्स में कि फिनोल्स जो हैं ये रिएक्ट कर जाती हैं विद अल्कलीज। फिनोल में अगर हम NaOH ऐड करें या KOH ऐड करें तो फिनोल उसके साथ सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट बना लेती है, जबकि अल्कोहल्स जो हैं ये वीकर एसिड्स होते हैं, फिनोल से भी वीक हैं और वाटर से भी वीक एसिड हैं, इसलिए ये अल्कली के साथ रिएक्शंस नहीं करते। तो फिनोल्स कैन न्यूट्रलाइज दी अल्कलीज बट अल्कोहल्स कैन नॉट न्यूट्रलाइज दी अल्कलीज। और इसी तरीके से फिनोल की हमने एक और रिएक्शन की थी, रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। तो आपने देखा था कि ब्रोमीन वाटर अगर हम फिनोल्स में ऐड करें तो फिनोल जो है वो प्रेसिपिटेशन कर देती है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल जो है उसके वाइट प्रेसिपिटेट्स हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। तो फिनोल्स रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, दैट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन। तो उसके साथ रिएक्शन करके ये व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स बना देती हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल के, जबकि अल्कोहल ऐसी कोई रिएक्शन जो है वो शो नहीं करती। फिर हमने देखा कि जो फिनोल्स हैं ये एजोडाइज बना लेती हैं बाय रिएक्टिंग विद डायजोनियम सॉल्ट्स। ये डायजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके एजोडाइज बना लेती हैं, जबकि अल्कोहल्स ऐसी कोई रिएक्शन जो है वो शो नहीं करती। और लास्ट रिएक्शन जो हमने अभी की कि जो फिनोल्स हैं वो लिबरमान्स नाइट्रोसो टेस्ट शो करती हैं, जबकि अल्कोहल ऐसा कोई टेस्ट शो नहीं करती। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि किस तरीके से हम अल्कोहल्स और फिनोल्स में डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। तो अब यहां पर एक छोटी सी बात और कि जैसे ये कोई एलिफैटिक अल्कोहल है और ये है फिनोल,
तो क्या फिनोल को हम एरोमेटिक अल्कोहल कह सकते हैं? तो यहां पर हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। फिनोल एक अलग ही टाइप के कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक अल्कोहल होती है कि जो अल्कोहल तो हो पर उसमें एरोमेटिक रिंग भी हो। जैसे जो सिंपलेस्ट एरोमेटिक अल्कोहल है दैट इज दिस बेंजाइल अल्कोहल। इसमें अगर आप देखो, अल्कोहल हम कहते हैं जब एलिफेटिक चेन के साथ OH ग्रुप लगा हो। जैसे CH3OH मीथेनॉल होती है, तो यहां पर मैंने मीथेनॉल में से कार्बन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके बेंजीन रिंग लगा दी, तो ये अल्कोहल तो रही पर साथ में एरोमेटिक रिंग भी आ गई, तो ये एरोमेटिक अल्कोहल है। तो इस तरीके से बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई एल्काइल साइड चेन लगी हो तो उसके आगे अगर OH ग्रुप लगा है तो तब उसको हम एरोमेटिक अल्कोहल बोल सकते हैं। जबकि फिनोल जो है इसमें तो एलिफेटिक चेन है ही नहीं, तो फिनोल इज नॉट एन एरोमेटिक अल्कोहल, इट इज जस्ट ए फिनोल। तो फिनोल्स की एक अलग ही हमने टाइप ऑफ कंपाउंड जो है वो कंसिडर की है। तो इसलिए फिनोल को कभी भी एरोमेटिक अल्कोहल के साथ कंफ्यूज नहीं करना। फिनोल एक अलग टाइप के ही कंपाउंड्स होते हैं। अब इसके बाद हम कुछ कन्वर्जन्स करते हैं। जैसे आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें तो बहुत सारी कन्वर्जन्स इंपॉर्टेंट होती हैं, अल्कोहल्स में भी हमने थोड़ी बहुत की थी, तो उसी तरीके से फिनोल्स में भी हम थोड़ी कन्वर्जन्स करके देखते हैं कि कैसे हम एक कंपाउंड को दूसरे कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे पहले हम करते हैं फ्रॉम फिनोल टू बेंजोइक एसिड। फिनोल की कन्वर्जन करनी है इनटू बेंजोइक एसिड। तो ये है फिनोल और बेंजोइक एसिड है ये। अब किस तरीके से हम फिनोल से बेंजोइक एसिड की तरफ चलेंगे? तो इसमें OH ग्रुप को रिप्लेस करना है, तो सबसे पहले OH ग्रुप को ही हम यहां से रिमूव करेंगे। इसमें अगर जिंक डस्ट ऐड करके हम हीट करें, तो मैंने आपको बताया था कि फिनोल की रेजोनेंस में कार्बन और ऑक्सीजन में होता है पार्शियल डबल बॉन्ड, जिसको ब्रेक करना कोई इजी बात नहीं होती। पर अगर इसमें जिंक डस्ट डाल के थोड़ा सा हीट किया जाए तो ये ऑक्सीजन जो है ये अपने आप बड़ी इजीली गायब हो जाती है, यानी कि जिंक ऑक्साइड बन के रिमूव हो जाएगी। फिर इसके बाद जो बेंजीन बनी, इसमें हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करेंगे। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन आपको पता है, हेलोएल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 और FeCl3। AlCl3 यहां से Cl नेगेटिव को एब्स्ट्रैक्ट करके मिथाइल कार्बोकेटाइन बनाएगा, जो बेंजीन रिंग के ऊपर फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करके टॉलुइन बना देगी, प्लस HCl नो डाउट बनेगा ही ये चीज। और फिर आपने एरीन्स में ये स्टडी किया था एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में कि कोई भी बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई लगा है एल्काइल ग्रुप जिसमें कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन तो है, तो वो बड़ी इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू बेंजोइक एसिड। तो यहां पर कोई स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम ऐड करते हैं, लाइक बेयर्स रिएजेंट, दैट इज एल्केलाइन सॉल्यूशन ऑफ KMnO4, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और कंसेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐड करें तो जितना मर्जी बड़ा एल्काइल ग्रुप हो जिसमें कम से कम एक बेंजाइलिक हाइड्रोजन है, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाता है इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस तरीके से आप देख सकते हो कि फिनोल में से हमने बेंजोइक एसिड जो है वो बना लिया बड़े इजीली। कोई इसमें हमने ड्रास्टिक कंडीशंस किसी भी स्टेप पे यूज नहीं की हैं। तो इस तरीके से ये बड़ी इजी कन्वर्जन है। फिर इसके बाद हम सेकंड कन्वर्जन करते हैं, जस्ट इसका रिवर्स, मतलब बेंजोइक एसिड को फिनोल में कन्वर्ट करना है। तो ये सेकंड केस होगा।
बेंजोइक एसिड टू फिनोल। मतलब अब ये बेंजोइक एसिड को फिनोल में कन्वर्ट करना है, तो जो भी मैंने ये स्टेप्स लिखे हैं ये रिवर्सिबल तो हैं ही नहीं, तो इसलिए ऐसा तरीका नहीं है कि हम बैकवर्ड रिएक्शन चला के इससे फिनोल बना लेंगे। तो इसके लिए हमें और जो रिएक्शन सीक्वेंस है कोई वो फॉलो करनी होगी। तो मतलब अब जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसको पहले रिमूव करके उसकी जगह पे हमें जो OH ग्रुप है वो लगाना है। तो वो किस तरह से रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगी वो हम देखते हैं। बेंजोइक एसिड है ये, इसमें अगर अल्कली ऐड किया जाए NaOH तो एक वाटर निकल जाएगा। बेंजोइक एसिड तो जो वाटर है उससे बड़े स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, इसलिए ये तो इंस्टेंटली रिएक्शन हो जाएगी। तो वी विल गेट अ सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोएट। फिर इसमें आपने एल्केन्स के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की थी, जिसमें हमने देखा था कि सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो उसको हम फ्यूज करते हैं विद सोडा लाइम। सोडियम हाइड्रोक्साइड और लाइम के मिक्सचर के साथ इसको फ्यूज करते हैं तो हमें मिल जाती है बेंजीन, Na2CO3। सोडियम कार्बोनेट यहां पे लूज होगा और हमें मिल जाएगी बेंजीन। और फिर बेंजीन की हम करेंगे यहां पर सल्फोनेशन। बेंजीन में हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, मतलब सैचुरेटेड H2 कंसेंट्रेटेड H2SO4 सैचुरेटेड विद SO3। इससे हमें मिल जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। और बेंजीन सल्फोनिक एसिड जब बन गया तो इसके बाद तो हमें पता ही है कि जो सल्फोनिक ग्रुप है ये काफी लेबाइल ग्रुप होता है, बड़ा इजीली रिप्लेस हो सकता है। तो इसमें अगर हम अल्कली ऐड करें तो सबसे पहले तो ये क्योंकि एसिड है इसलिए अल्कली के साथ बड़ी रेडिली रिएक्शन करके ये सॉल्ट बना लेगा। तो यहां पर हमें ऑब्टेन होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें अगर हम अब अल्कली ऐड करके फ्यूज करें, इसको मेल्ट करें, तो तब जो सल्फोनिक ग्रुप है दैट गेट्स रिप्लेस्ड बाय OH ग्रुप। और बेंजीन के ऊपर अगर OH लगेगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली तो नो डाउट इसका सोडियम सॉल्ट तो बनेगा ही बनेगा। तो इस तरीके से हमें मिलेगा यहां पर ONA ग्रुप। और फिर इसमें हम डाइल्यूट HCl अगर ऐड करें तो तब जो सोडियम है ये रिप्लेस हो जाएगा बाय OH ग्रुप, माइनस हो जाएगा यहां से NaCl और फिनोल बन जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि पहले कार्बोक्सिलिक एसिड जो बेंजोइक एसिड है उसमें हमने अल्कली ऐड करके सोडियम सॉल्ट बनाया, फिर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन करके फिनोल बनाई, उसकी हमने सल्फोनेशन की और फिर यहां पर उससे फिनोल में कन्वर्जन उसकी कर ली। इस तरीके से हम ये जो सिंपल सी कन्वर्जन्स हैं ये करते हैं। तो इसके लिए आपको याद रखने वाली बातें हैं कि जो भी डिफरेंट रिएक्शंस हमने की हैं, कोई यहाँ पर नई रिएक्शन अलग रिएक्शन हमने फॉलो नहीं की है। तो बिल्कुल वही रिएक्शन जो हैं बस उनको एक सीक्वेंस में किया है कि किसके बाद कौन सा स्टेप जो है वो यूज करना है। तो इसलिए ये जो कन्वर्जन्स हैं थोड़ी प्रैक्टिस से ही आएंगी। तो आपकी बुक्स में जो भी टेक्स्ट बुक्स हैं उनमें काफी ज्यादा कन्वर्जन्स दी होती हैं, तो जो भी हो उसको खुद थोड़ा सा करने की प्रैक्टिस करो तो उससे बड़ी इजीली ये कन्वर्जन्स जो हैं आप समझ सकते हो। कुछ हमने अल्कोहल्स में भी की थी और 2 मैंने आपको अभी फिनोल्स में करवाई हैं। फिर एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशंस में अक्सर, विच आर बेस्ड ऑन कंप्लीट द मिसिंग लिंक्स, कि रिएक्शन में से कुछ ना कुछ जो है वो नहीं दिया गया होगा,
तो इसलिए उसको देकर बताकर रिएक्शन को कंप्लीट करो। जैसे मैं पहले आपको एक रिएक्शन यहां पर बताता हूं कि हम स्टार्ट करते हैं विद बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसमें अगर फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया जाए तब हमें मिलता है कोई कंपाउंड जिसको हम अल्कली के साथ फ्यूज कर दें, अगर मेल्ट करें तो दूसरा कंपाउंड बना बी। इसमें अगर डाइल्यूट एसिड ऐड करें यानी कि एसिडिफाइड वाटर ऐड करें तब बन जाता है सी। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट आर दीज ए बी एंड सी, तो ये पूछा जाएगा। तो अब इसके लिए कैसे करनी होगी ये रिएक्शन कंप्लीट। सल्फोनिक ग्रुप आपको पता है एक वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, तो इसलिए ये मेटा डायरेक्टिंग होता है हमेशा। तो यहां पर अगर बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करें, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये सल्फोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। तो वो सल्फोनियम आयन फिर जाके बेंजीन सल्फोनिक एसिड पे सब्स्टिट्यूशन करके जो पैरा पोजीशन सॉरी मेटा पोजीशन है वहां पर लगा देगा ये सल्फोनिक ग्रुप ही। तो इस तरीके से जो ए ऑप्शन है वो होगा ये वाला कंपाउंड। फिर इसमें हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड किया NaOH, तो दोनों जगह पे अब सोडियम सॉल्ट बन जाएगा SO3Na। तो ये कंपाउंड बना है B। अब इसमें अगर एसिडुलेटेड हम वाटर ऐड करें तो यहां से जो सल्फोनिक ग्रुप है वही रिप्लेस हो जाता है। सल्फोनिक ग्रुप मैंने आपको बताया हुआ है कि ये बड़ा इजीली लेबाइल ग्रुप है, यानी कि इजीली रिप्लेस हो जाता है। तो इस तरीके से हमें जो सी है प्रोडक्ट वो ये मिलता है। अब इसका नाम क्या है इस कंपाउंड का? जब हमने फिनोल शुरू की थी तब मैंने आपको कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के नेम्स भी बताए थे। तो इस कंपाउंड को हम कहा करते थे रिसोर्सिनोल। तो फिनोल से रिसोर्सिनोल बनाने का ये तरीका है एक बड़ा सिंपल। फिर इसके बाद हम दूसरी करते हैं रिएक्शन जिसमें सबसे पहले बेंजीन रिंग दी गई है। बेंजीन रिंग में अगर हम CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 ऐड करें तो आपको पता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होती है। फिर इसमें अगर Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ऐड करें तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट अगर Cl2 ऐड करो तो वो हमने रिएक्शन की थी एल्केन्स में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या क्लोरीनेशन हो जाती है। फिर KCN ऐड करो अगर हेलो एल्केन में तो नाइट्राइल बनता है, और फिर उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दिया अगर, तो तब लास्ट प्रोडक्ट जो हमें मिला वो क्या बनेगा ये बताना है। नाइट्राइल का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड तो नो डाउट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वही ऑब्टेन होगा। तो अब अगर इस रिएक्शन को मैं कंप्लीट करके लिखूं कि क्या क्या बनेगा तो आप देख सकते हो बड़ी सिंपल रिएक्शंस हैं ये, कि अगर हम बेंजीन में क्लोरोमीथेन और एनहाइड्रस AlCl3 ऐड करें तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होकर यहां पर बनती है टोलुइन। फिर क्लोरीनेशन होगी इसकी तो एक जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएगा। फिर KCN ऐड करोगे तो जो क्लोरीन है उसकी जगह पे नाइट्राइल लग जाएगा, और फिर आगे उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर करो तो जो नाइट्राइल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से ये रिएक्शन जो है प्रोसीड करती है।
तो फिनोल की जो रिएक्शंस हैं जिसमें हम कंप्लीट करनी होती है रिएक्शन, या ये बताना होता है कि कैसे कैसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनेंगे, कुछ वो भी हमने कंसिडर कर ली। अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स, ये सारे टॉपिक्स खत्म करने के बाद अब हम करेंगे डिस्कस जो असाइनमेंट इसकी है इन टॉपिक्स के ऊपर है, क्योंकि असाइनमेंट जब हम डिस्कस करेंगे तब आपको ये बात क्लियर हो जाएगी कि जो जैसे क्वेश्चंस इनके ऊपर बेस्ड कंपटीशंस में आते हैं वो हमें किस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। वैसे हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए भी थे पहले, तो बिल्कुल वैसी ही आपको भी ये खुद प्रैक्टिस करनी चाहिए सॉल्व करने की। जो असाइनमेंट है इसका सॉल्व करने का प्रॉपर वे क्या है, तो प्रॉपर वे है, क्योंकि पेपर में आपको जाके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वहां पर आपके पास कोई बताने वाला बैठा नहीं होगा कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करो या क्या टेक्निक उसमें यूज करो। तो इसलिए यहां पर आपकी प्रैक्टिस मैटर करती है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। तो यहीं पे बात वो क्लियर होती है, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते क्वेश्चन सॉल्व करने की, जैसे जनरली देखा जाता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बच्चे तभी करते हैं जब 12th के एग्जाम हो चुके होते हैं, 11th वैसे ही पढ़ लेते हैं, 12th वैसे ही पढ़ लेते हैं। कई बार कुछ ऑब्जेक्टिव पेपर हो या ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट हो, उसको सॉल्व करने की थोड़ी बहुत चलो कोशिश करते हैं, पर वो इतनी सिंसियरली नहीं होती है। अक्सर देखा जाता है कि 12th के पेपर्स के बाद ही बच्चे कोशिश करते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने की। तो उसके बाद कितना का टाइम होता है, 1-1.5 महीना। तो 1-1.5 महीने में तो जो काम 2 साल में नहीं हुआ वो 1-1.5 महीने में कहां से होगा। तो इसीलिए ही ये आदत आप खुद डालो कि जो आपको असाइनमेंट दी जाती है उसको जो जो टॉपिक्स हम कवर करते जाएं उसको साथ साथ में खुद अपना दिमाग लगाओ कि ये क्वेश्चन ऐसा है तो इसमें क्या टेक्निक हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। फिर थोड़े प्रॉपर वे में आप सीख पाओगे, तो उसी तरीके से जैसे आपने कंपटीशंस में परफॉर्म करना है। अच्छा, तो अब हम असाइनमेंट करेंगे अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स की। तो जिसका नाम इस चैप्टर का चाहे अल्कोहल्स एंड फिनोल्स ही रख दिया गया है अब। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो आइसो मैंने आपको बताया हुआ है कि आइसो हम यूज करते हैं उस कंपाउंड के लिए जिसमें एक कार्बन के साथ दो बिल्कुल सिमिलर या दो मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं। तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होती है ये। इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जिस कार्बन को मैंने ब्लू पेन से दिखाया है उसके साथ आप देख सकते हो कि दो मिथाइल ग्रुप्स बिल्कुल सिमिलर अटैच्ड हैं। आइसो का मतलब ही सेम होता है, इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कहेंगे हम। तो व्हेन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इज हीटेड विद ए सस्पेंशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विद वाटर, तो दी प्रोडक्ट्स आर। तो आपने जब क्लोरोफॉर्म रिएक्शन की थी, हेलोफॉर्म रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म की प्रेपरेशन में हमने देखा था, जो प्रेपरेशन की थी फ्रॉम इथेनॉल की थी एज वेल एज फ्रॉम एसीटोन, इन दोनों से हमने क्लोरोफॉर्म की प्रेपरेशन की थी। तो उसी तरीके से ये है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जब हम इसको हीट करेंगे विद ए सस्पेंशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, तो पहले इसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो ब्लीचिंग पाउडर मैंने आपको बताया होगा कि पहले जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका हाइड्रोलिसिस होगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड को कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। इसको जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसकी सस्पेंशन इन वाटर जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। तो ये जो क्लोरीन हमें अवेलेबल होती है इसको हम कहते हैं अवेलेबल क्लोरीन। तो अवेलेबल क्लोरीन जो है ये पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन ऑफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। तो ये दो क्लोरीन के एटम जो हैं इस मॉलिक्यूल में, एक हाइड्रोजन OH ग्रुप वाला और एक हाइड्रोजन इस अल्फा कार्बन जो ब्लू कलर से मैंने शो की है वहां से खींच लेते हैं। तो दोनों एटम्स में, कार्बन और ऑक्सीजन में, एक डबल बॉन्ड जो है वो बन जाता है।
प्लस 2HCl। इस तरह से ये पहला स्टेप होता है। फिर इसके बाद सेकंड स्टेप होता है जब वही अवेलेबल क्लोरीन जो है वो इस एसीटोन या प्रोपेनोन की क्लोरीनेशन करती है। तो अब 3 मोल्स ऑफ क्लोरीन यूज होते हैं एंड वी गेट CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस 3HCl। तो यहां पर मैंने एक ही तरफ तीनों क्लोरीन लगाए हैं। ये कोई जरूरी नहीं होता कि हर बार एक ही तरफ तीनों क्लोरीन लगें। इट इज इक्वली प्रोबेबल कि दूसरी तरफ भी कुछ क्लोरीन लग जाएं, पर जिन केसेस में 3 क्लोरीन एक तरफ लगे होंगे, जरूरी नहीं कि सिर्फ 3 से ज्यादा भी इस तरफ लग सकते हैं। तो जब 3 क्लोरीन लग गए इसके साथ, तो फिर इसके बाद जो ब्लीचिंग पाउडर है उससे हमें मिला था एक स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो ये रिएक्ट करेगा विद द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्स्ट रिएक्शन, तो इससे बन जाएगी क्लोरोफॉर्म कुछ इस तरह से। तो यहां पर आप देख सकते हो कि एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल यहां से और एक क्लोरोफॉर्म का मॉलिक्यूल यहां से निकलेगा एंड वी विल गेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफॉर्म और CH3 C डबल बॉन्ड O और इसके बाद आगे OCA। ये चीज यहां पर ऑब्टेन होगी C डबल बॉन्ड O, फिर इस C डबल बॉन्ड O के बाद ये वाला ऑक्सीजन और इसके आगे कैल्शियम। तो इस तरीके से हमें मिलेगा कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट और क्लोरोफॉर्म हमें ऑब्टेन होती है। तो ये सी ऑप्शन दी गई है फर्स्ट क्वेश्चन में कि ट्राइक्लोरोमीथेन और कैल्शियम एसीटेट, दिस इज कैल्शियम एसीटेट और कैल्शियम इथेनोएट, ये हमें ऑब्टेन होंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन है कि अल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑल मेथड्स एक्सेप्ट, तो किस मेथड से अल्कोहल नहीं बनाई जा सकती। तो बेटा जी ए ऑप्शन है C2H5I यानी कि आयोडोइथेन प्लस एसिडुलेटेड वाटर ऐड करो। तो वाटर में एसिड, जब हम एसिड ऐड करते हैं तो वाटर गेट्स आयोनाइज्ड टू गिव H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन, तो वो OH नेगेटिव आयन आकर I नेगेटिव को रिप्लेस करके इथेनॉल बना सकता है। फिर बी ऑप्शन है कि जब हम इथेन अमीन में नाइट्रस एसिड ऐड करें HONO, जो ऑब्टेन होता है बाय द रिएक्शन ऑफ NaNO2 या NaONO, सोडियम नाइट्राइट मैंने आपको सिखाया था, और HCl, तो इनकी रिएक्शन से हमें ऑब्टेन होगी इथेनॉल ही अल्कोहल बनेगी। और जो डी ऑप्शन है उसमें है इथेनॉल की एल्डिहाइड की रिडक्शन, तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स आल्सो यील्ड्स प्राइमरी अल्कोहल्स। और सी ऑप्शन है ग्रिगनर्ड रिएजेंट में वाटर डालो, तो ये बात मैंने कई बार बताई है कि इससे एल्केन बनता है, अल्कोहल नहीं बनती है। तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अल्कोहल किस मेथड से नहीं बनेगी। तो यहां पर हमें देखना है कि किस मेथड से अल्कोहल से कोई डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है जो अल्कोहल नहीं है। तो वो सिर्फ सी ऑप्शन में है, C2H5 MgBr यानी कि ग्रिगनर्ड रिएजेंट, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं वाटर। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्रिगनर्ड रिएजेंट जो होता है ये हाईली मॉइस्चर सेंसिटिव होता है, या कोई भी वाटर या कोई भी इसको प्रोटॉन डोनर कहीं से मिल जाए तो ये उसी टाइम अल्कोहल और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी हैलाइड बना देता है। तो जो सी ऑप्शन दे रखी है उससे हमें मिलेगा इथेन और मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड एंड नॉट अल्कोहल। फिर इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इज हीटेड विद कंसेंट्रेटेड H2SO4। तो पहली बात, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है ये, जब हम इसको हीट करते हैं विद कंसेंट्रेटेड H2SO4 तो तब इसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है। अब यहां से अल्फा हाइड्रोजन पे तो कोई नहीं है हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन पे,
तो ये बीटा कार्बन से यहां पर हाइड्रोजन निकल जाएगी, तो वी विल गेट अ बीटा एलिमिनेशन प्रोडक्ट और आइसोब्यूटिलीन, ये वाला कंपाउंड हमें ऑब्टेन होगा। फिर इसके बाद दिस कंपाउंड इज सब्जेक्टेड टू ओजोनोलिसिस। अगर हम इसका ओजोनोलिसिस करें तो एल्कीन्स में आपने ओजोनोलिसिस रिएक्शन की थी, जिसमें पहला स्टेप होता था ओजोन की एडिशन। सॉल्वेंट हम कोई नॉन पोलर नॉन एक्वस लाइक CCl4 यूज किया करते थे, और दूसरा स्टेप होता था उसमें कि जब हम रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करते थे उसका, तो रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस करने के बाद जिंक और वाटर डाल के हमें, मैंने आपको बताया था कि डबल बॉन्ड के पहले एक साइड पे हाथ रख के वो लगा लो, यानी कि एक आपको मिलेगा एसीटोन या प्रोपेनोन, और दूसरा कंपाउंड हमें मिलेगा जब इधर हाथ रख के वो लगाएंगे तो फॉर्मेल्डिहाइड, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। अब इन दोनों की अगर हम रिडक्शन करें, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि दीज आर फर्दर ट्रीटेड विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो अगर हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करेंगे तो जो कीटोन्स होते हैं दीज आर रिड्यूस्ड टू सेकेंडरी अल्कोहल्स, और जो एल्डिहाइड्स होते हैं उनसे प्राइमरी अल्कोहल बनती हैं, और मीथेनॉल से तो मीथेनॉल ही बनेगी बस। तो ये दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, मिक्सचर ऑफ प्रोपेन 2-ओल एंड मीथेनॉल, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपको दी गई। फिर इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। तो बेटा जी ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज कौन करेगा? जो कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा, जिसमें एडिशन रिएक्शन हो जाएगी ब्रोमीन की। तो इसलिए अनसैचुरेशन इज मस्ट, जो बी ऑप्शन में है या सी ऑप्शन में है। और एंड इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद PCl5 टू गिव व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl। तो PCl5 के साथ कौन रिएक्शन करता है टू गिव व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl? जिसमें कोई जो ऑक्सीजन डोनर ग्रुप प्रेजेंट हो, तो वो ईथर में भी है और अल्कोहल में भी है। तो इसलिए बोथ बी ऑप्शन एज वेल एज सी ऑप्शन जो है, ये दोनों काम कर सकती हैं कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट भी दे सकती हैं, यानी कि अनसैचुरेशन का टेस्ट, और PCl5 के साथ ये रिएक्ट करके व्हाइट फ्यूम्स ऑफ HCl भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है कि इन द कन्वर्जन ऑफ स्टार्च टू इथाइल अल्कोहल द एंजाइम्स यूज्ड आर। तो ये बेटा जी जब आपने फर्मेंटेशन प्रोसेस किया था तो उसमें आपने वो सुक्रोज से भी इथेनॉल बनाई थी। तो सुक्रोज से इथेनॉल बनाने में हमने दो एंजाइम यूज किए थे। तो पहले सुक्रोज को कन्वर्ट किया था इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज को कन्वर्ट किया था इनटू इथेनॉल बाय यूजिंग जाइमेज। तो अब जब हम स्टार्च यूज करें तो उस केस में पहले स्टेप पे हम डायस्टेज यूज करते हैं, जिससे जो स्टार्च होता है वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो माल्टोज एक डाइमर होता है ग्लूकोज का, फिर उसमें एंजाइम डालते हैं हम माल्टेज, जो उसको कन्वर्ट कर देता है इनटू ग्लूकोज, और ग्लूकोज से आगे तो जाइमेज डाल के इथेनॉल बन ही जाएगी। तो फिफ्थ क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। तो इसके बाद सिक्स क्वेश्चन की बारी आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज मोस्ट एसिडिक। तो बेटा जी मोस्ट एसिडिक, तो ये हमने एसिडिक नेचर में पढ़ा था कि अल्कोहल्स में जिसमें सिंपलेस्ट एल्काइल ग्रुप हो मिथाइल ग्रुप, वो सबसे स्ट्रांगली एसिडिक होती है। जैसे जैसे हम इंक्रीज करते जाएं साइज ऑफ द एल्काइल ग्रुप, तो एसिडिक नेचर ऑफ जो अल्कोहल है वो थोड़ी डिक्रीज होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो हैं वो अल्कोहल्स की एसिडिक नेचर को डिक्रीज करते हैं। तो मोस्ट एसिडिक होगी सी ऑप्शन। तो सिक्स क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन। फिर सेवंथ क्वेश्चन है, तो ये थोड़ी लंबी सीक्वेंस है। पहले दिया गया है C6H5OH, तो दिस इज नथिंग बट फिनोल। फिनोल में उसके बाद ऐड किया है CCl4 एंड NaOH। तो ये आपको पता है रीमर टीमन रिएक्शन आपने की थी,
जब हम फिनोल में ऐड करें CCl4 इन NaOH तो वी गेट सैलिसिलिक एसिड। नो डाउट सोडियम सॉल्ट होगा तो उसको सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए डाइल्यूट HCl तो ऐड करना ही पड़ेगा, तो वो अंडरस्टूड है उसकी एडिशन। फिर इसके बाद इसमें अगर हम जिंक डस्ट डाल के हीट करें तो ये मैंने आपको बताई थी बात फिनोल्स में कि ऑक्सीजन और कार्बन में ड्यू टू रेजोनेंस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, तो इसलिए इसको यहां से OH ग्रुप को रिमूव करना बेहद डिफिकल्ट होगा। पर अगर हम इसमें जिंक डस्ट डाल के हीट करें तो जिंक डस्ट यहां से ऑक्सीजन को खींच ले जाती है, जैसे अल्कली मेटल्स हैलोजन को खींच लेती हैं किसी भी कंपाउंड से। तो यहां पर फिर H बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा और हमें मिलेगा बेंजोइक एसिड। ये फिर इसमें दो स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है कि आप सोडियम ऐड करो। अगर हम बेंजोइक एसिड में सोडियम ऐड करें तो वी गेट सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, तो दिस विल बी सोडियम बेंजोएट। और इसमें सोडा लाइम डाल के अगर हम फ्यूज कर दें, सोडा लाइम होता है मिक्सचर ऑफ NaOH एंड CaO, NaOH 3 पार्ट्स और CaO 1 पार्ट, हम इस रेशो में ये ऐड करते हैं और इनको कर देते हैं फ्यूज, तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 अलग और बेंजीन अलग हो जाती है। तो इस तरीके से जो एंड प्रोडक्ट है या जिसको हमने Z से बताया है वो C ऑप्शन वाला बेंजीन कंपाउंड ही है। फिर 8th क्वेश्चन है कि व्हाट इज फेंटन्स रिएजेंट। तो फेंटन्स रिएजेंट हमने ग्लिसरोल की केमिकल प्रॉपर्टीज में यूज किया था, जब आपको बताया गया था, नोट भी करवाया था कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरोल विद फेंटन्स रिएजेंट। फेंटन्स रिएजेंट होता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड फेरस सल्फेट FeSO4, इन दोनों के मिक्सचर को हम फेंटन्स रिएजेंट बोलते हैं। और ग्लिसरोल की ऑक्सीडेशन की जाए अगर फेंटन्स रिएजेंट के साथ तो हमें मिलता है एक मिक्सचर ऑफ ग्लिसरल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, जिसको हम कॉमनली ग्लिसरोज बोल देते हैं। तो इसलिए 8th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। फिर 9th क्वेश्चन है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C7H8O डिसॉल्व्स इन NaOH। अगर NaOH में डिसॉल्व हो गया तो अल्कोहल तो डिसॉल्व नहीं होती या रिएक्ट नहीं करती विद NaOH, पर फिनोल्स कर जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कंपाउंड है ये कोई फिनोल का डेरिवेटिव है। तो मतलब यहां पर जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है C7H8, तो यहां पर कितने C यूज किए 6, बेंजीन रिंग में 6 कार्बन है और 6 ही हाइड्रोजन होते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH ग्रुप लगा दिया तो 6 हाइड्रोजन हुए, C6H6O हुआ। तो हाइड्रोजन कितने कम है, हाइड्रोजन 2 कम है, तो इसका मतलब एक हाइड्रोजन और रिप्लेस करके हमें मिथाइल ग्रुप लगाना होगा। तो इसके लिए कहां पे लगाना है, इसके लिए हमें सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन थोड़ा देखना पड़ेगा। उसमें कहा गया है कि गिव्स dissolves in NaOH and gives characteristic color with FeCl3। FeCl3 के साथ भी फिनोल ही रिएक्शन करके कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाती है। फिर अगली बात है कि ऑन ट्रीटमेंट विद Br2 इट गिव्स ए ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट। जब हम इसमें Br2 ऐड करें तो ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बनेगा, तो उस केस में मिथाइल ग्रुप हमें यहां पर ही लगाना होगा, क्योंकि सिर्फ इस केस में ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट बन सकता है। OH ग्रुप के अकॉर्डिंगली ऑर्थो और पैरा पोजीशंस हैं ये जो मैंने ब्लू लाइन से डिनोट कर दी हैं। तो OH ग्रुप विल डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल यानी कि Br पॉजिटिव आयन टू ऑर्थो और पैरा पोजीशंस। तो मिथाइल ग्रुप भी एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो इसके मुताबिक भी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर ही जाना है ब्रोमीन को, जाना है ब्रोमीन को। तो यहां पे जाएगी और इधर या इधर। जब दोनों ग्रुप्स ही यही कह रहे हैं कि ब्रोमीन एक ही जगह पे जाए तो फिर
ट्राई ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन तो होगी ही होगी। तो इसीलिए ही OH ग्रुप के मेटा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप अगर है तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो इसलिए सही ऑप्शन है सी ऑप्शन, दैट इज मेटाक्रिसोल। बेंजीन रिंग या फिनोल के साथ अगर मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए तो इसको क्रिसोल बोला जाता है, और ये होना चाहिए एट द मेटा पोजीशन। फिर 10th क्वेश्चन है, बिटवीन पैरानाइट्रोफिनोल एंड पैराक्रिसोल द सॉल्युबिलिटी इन बेस इज। तो बेटा जी पैरानाइट्रोफिनोल होती है ये, जब फिनोल में पैरा पोजीशन पर मैंने नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, और पैराक्रिसोल होती है जब पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया जाए। तो आपको पता है नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, ये फिनोल की एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है। तो अगर पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा है, एसिडिक नेचर को इंक्रीज किया, तो बेस के साथ इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। ये जो पैरानाइट्रोफिनोल है बेस के साथ थोड़ी फास्ट रिएक्शन करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाएगी, तो उस कारण इसकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर इंक्रीज होगी। जबकि मिथाइल ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है जो फिनोल की एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है, तो ये फिर NaOH के साथ इसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। ये सोडियम फिनॉक्साइड उतनी फास्ट नहीं बनाती, उतनी ज्यादा डिसॉल्व नहीं होती बेस में। तो इसलिए बिटवीन पैरानाइट्रोफिनोल एंड पैराक्रिसोल द सॉल्युबिलिटी इन बेस इज हायर फॉर पैरानाइट्रोफिनोल, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। फिर 11th क्वेश्चन है, द कंपाउंड दैट फेल्स टू गिव एफरवेसेंसेस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कौन सा कंपाउंड है जो ब्रिस्क एफरवेसेंसेस नहीं देगा? सोडियम कार्बोनेट के साथ कोई एसिड रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड यानी कि CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस किया करता है। तो कौन सा कंपाउंड है जो CO2 और वाटर या कार्बोनिक एसिड प्रोड्यूस नहीं करेगा, जो इससे वीक एसिड है? तो इसलिए जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं ये तो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्गर एसिड्स हैं, पर फिनोल इज ए वीकर एसिड देन कार्बोनिक एसिड। तो इसलिए फिनोल कभी भी सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके अपने से स्ट्रॉन्गर एसिड कार्बोनिक एसिड नहीं बना सकती। तो इसलिए फिनोल फेल्स टू गिव एफरवेसेंसेस विद सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 11th क्वेश्चन का सही आंसर है डी ऑप्शन। फिर 12th क्वेश्चन है, डनस्टन्स टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्लिसरॉल। ये तो कॉमन चीज है कि ग्लिसरॉल की आइडेंटिफिकेशन में डनस्टन्स टेस्ट यूज होता है। हमने इथेनॉल ग्लाइकॉल में तो ये यूज नहीं किया, ना ही एसीटोन में करते हैं। फिर 13th क्वेश्चन है कि फिनोल्स रिएक्ट विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था जब मैंने इक्वेशन भी इसमें लिखी थी कि अगर हम फिनोल में एक्वस सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन ऐड करें या ब्रोमीन वाटर ऐड करें तो तब हमें 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल मिलता है, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। पर जब हम कोई नॉन एक्वस नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक कार्बन डाइसल्फाइड या CCl4 यूज करें तो उस केस में सिर्फ मोनो सब्स्टिट्यूशन होती है, या तो हमें मिलती है ऑर्थोब्रोमोफिनोल या मिलती है पैराब्रोमोफिनोल। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हुआ करती है। तो इसलिए जो 13th क्वेश्चन का है इसका भी सही आंसर बी ऑप्शन है, ऑर्थो एंड पैराब्रोमोफिनोल। हमें दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिलेंगे जब हम फिनोल को रिएक्ट करवाएंगे विद ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड। फिर 14th क्वेश्चन है कि व्हेन वेपर्स ऑफ एन अल्कोहल आर पास्ड ओवर हॉट रिड्यूस्ड कॉपर। तो हॉट रिड्यूस्ड कॉपर मतलब कॉपर पाउडर एट 573 केल्विन। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बना था, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बना था, और टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रोजिनेशन की बजाय डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो उस केस में एल्कीन बनता है। तो इसलिए 14th क्वेश्चन जो है उस केस में
अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्कीन, तो अल्कोहल डेफिनेटली होगी टर्शरी। तो 14th क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी ऑप्शन। फिर 15th क्वेश्चन है वही आयोडोफॉर्म टेस्ट वाला कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल गिव येलो प्रेसिपिटेट्स विद I2 एंड NaOH। तो मैंने आपको बताया था कि आयोडोफॉर्म टेस्ट कौन से कंपाउंड्स शो करते हैं कि जिनमें या तो ये ग्रुप हो मिथाइल कीटोन्स या एसिटाल्डिहाइड, या फिर जिनमें कोई ऐसा ग्रुप हो जिसकी ऑक्सीडेशन करके हम ये रेडिली बना सकें, यानी कि जिसमें सेकंड कार्बन पर OH ग्रुप लगा हो, कोई 2 ओल हो। तो 2 ओल जो ऑप्शंस दे रखी हैं उनमें सिर्फ ए ऑप्शन में है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन या 2 प्रोपेनॉल, यानी कि ये वाला कंपाउंड होता है 2 प्रोपेनॉल। तो इस केस में जो हमारे पास आयोडोफॉर्म है या आयोडोफॉर्म टेस्ट है वो बड़ी इजीली शो होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर 16th क्वेश्चन है द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ एसिड कैटालाइज्ड एस्टेरिफिकेशन। तो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जब मैंने आपको करवाई थी तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल्स भी करवाया था। तब आपको बताया था कि जिस तरीके से साइज या शेप ऑफ द मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होती जाए उसकी रिएक्टिविटी थोड़ी कम होती जाती है। तो यहां पर जितनी ज्यादा ब्रांचिंग होती जाएगी उतनी रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। तो इसके मुताबिक ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, जिसमें पहले है प्राइमरी अल्कोहल जो मोस्ट रिएक्टिव होगी, फिर है सेकेंडरी अल्कोहल जो उससे कम रिएक्टिव है, और सबके बाद है टर्शरी अल्कोहल जो लीस्ट रिएक्टिव होगी। फिर 17th क्वेश्चन है कि बेयर्स रिएजेंट इज। तो ये भी आपको बताया गया है जब हमने ये इसको यूज किया था एल्केन्स में भी। एल्केन में अगर हम बेयर्स रिएजेंट ऐड करें तो टर्शरी हाइड्रोजन जो है दैट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू OH ग्रुप। एल्कीन्स में और एल्काइन्स में तो हमने बेयर्स रिएजेंट के साथ ऑक्सीडेशन काफी ज्यादा की थी और अल्कोहल्स में भी की है। बेयर्स रिएजेंट हम कहते हैं एल्केलाइन KMnO4 को। तो 17th क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज ए ऑप्शन एल्केलाइन KMnO4। फिर 18th क्वेश्चन है कि फिनोल, पैरामिथाइल फिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल एंड पैरानाइट्रोफिनोल फॉलोज द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। तो इनमें इंक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ के लिए सही ऑर्डर कौन सा है? तो आपको कंपाउंड्स दिए गए हैं 4। तो इसमें जो सी ऑप्शन में दिया गया है पैरामिथाइल फिनोल यानी कि पैराक्रीसोल, ये है, ये वीकेस्ट एसिड होगा। फिर इसके बाद आएगी बारी फिनोल की। नेचुरल बात है कि कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हो तो वो फिनोल की एसिडिक नेचर को डिक्रीज करता है, तो इसलिए यहां पर ये फिनोल से वीकर एसिड होगा। फिर इसके बाद आती है बारी मेटानाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल की। तो मेटानाइट्रोफिनोल बेटा जी नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो फिनोल की एसिडिक नेचर को इंक्रीज करता है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पैरा पोजीशन पर हो तब इसका ज्यादा इफेक्ट होता है। तो ये भी मैंने आपको विद एग्जांपल प्रॉपरली एक्सप्लेन किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग या रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट हो एट पैरा पोजीशन या ऑर्थो पोजीशन तो उसका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है, मेटा पोजीशन पर वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता है। तो इसलिए पैरा वाला थोड़ा ज्यादा स्ट्रांगली एसिडिक होगा। तो जो सी ऑप्शन में ऑर्डर दिया गया है वो यही है, पैराक्रीसोल सबसे वीकली एसिडिक, फिर फिनोल, फिर मेटानाइट्रोफिनोल, फिर पैरानाइट्रोफिनोल। और 19th क्वेश्चन है कि कार्बोलिक एसिड इज, तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज कॉल्ड कार्बोलिक एसिड, ये भी आपको बताई गई है बात। तो 19th क्वेश्चन का सही आंसर है ए ऑप्शन। फिर 20th क्वेश्चन है द डिहाइड्रेशन ऑफ एन अल्कोहल in the presence of concentrated H2SO4 at 170 डिग्री सेल्सियस। तो बेटा जी
जो भी हो H2SO4 के साथ रिएक्शन, कोई भी अल्कोहल की रिएक्शन होगी अगर विद एसिड, तो एसिड पहले अल्कोहल की प्रोटोनेशन करके फिर वाटर को रिमूव कर देता है, तो हमें एक कार्बोकेटायन ऑब्टेन होता है। तो इसलिए कोई भी अल्कोहल की रिएक्शन होगी विद एसिड तो वो कार्बोकेटायन के बनने के बाद ही प्रोसीड करेगी, तो उसमें कार्बोकेटायन जो है वो इंटरमीडिएट हमें मिलेगा ही मिलेगा। फिर 21st क्वेश्चन है, ये मैं आपको इक्वेशन लिखकर एक्सप्लेन करूंगा। तो वैसे इसका सही आंसर है सी। 21st क्वेश्चन में पहले आपको दिया गया है बेंजीन, बेंजीन की गई है पहले सल्फोनेशन, तो उससे मिलेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनेशन मैंने आपको बताया हुआ है कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, मतलब सल्फोनिक ग्रुप क्वाइट लेबाइल ग्रुप होता है। फिर इसके बाद इसका अल्कली फ्यूजन अगर किया जाए तो उससे हमें फिनोल मिलती है, फिनोल नहीं बल्कि सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, पर हम कॉमनली फिनोल लिख लेते हैं। और उसके बाद ब्रोमीन वाटर ऐड किया या एक्वा सोल्यूशन ऑफ ब्रोमीन अगर ऐड किया तो हमें मिलेगा वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। तो इसलिए 21st क्वेश्चन का सही आंसर है सी ऑप्शन। ये कंपाउंड जो है दिस इज 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। और 22nd क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव सफिशिएंट कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कब होता है? जब बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली OH ग्रुप लगा हो। तो बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप फिनोल में भी होता है और क्रीसोल में भी होता है। चाहे क्रीसोल में मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पे हो चाहे पैरा पोजीशन पर हो, OH ग्रुप वाली ऑक्सीजन तो रेजोनेंस के कारण अपना लोन पेयर बेंजीन रिंग को डोनेट करती ही है, और इस तरीके से कार्बन ऑक्सीजन में एप्रिशिएबल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तो होना ही है। तो इसलिए 22nd क्वेश्चन का सही जो आंसर है वो बनता है डी ऑप्शन। फिर 23rd क्वेश्चन है फिनोल की ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम पर सल्फेट। तो ये भी मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम पर सल्फेट के साथ अगर फिनोल की रिएक्शन की जाए, कि फिनोल की ऑक्सीडेशन की जाए, तो हमें कैटेकॉल और पैराक्विनोल ये दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यानी कि बेंजीन डाइयोल बनती है। बेंजीन के ऊपर दो OH ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं एट दी ऑर्थो और पैरा पोजीशंस। तो इसलिए जो 23rd क्वेश्चन है ये हमने रिएक्शन की थी फिनोल की केमिकल प्रॉपर्टीज में, जब हम फिनोल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टडी कर रहे थे, तो तब वहां पर मैंने बताया था आपको कि ऑक्सीडेशन विद पोटेशियम पर सल्फेट एल्केलाइन सॉल्यूशन हम कॉमनली यूज करते हैं, तो उससे हमें कैटेकॉल और क्विनोल का मिक्सचर मिलता है, यानी कि डाइयोल का। बेंजीन के ऊपर दो दो OH ग्रुप्स लगे होते हैं। फिर 24th क्वेश्चन है कि फिनाइल एसीटेट ऑन हीटिंग विद एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड गिव्स। तो ये रिएक्शन यहां पर करनी होगी। तो फिनाइल एसीटेट यानी कि फिनाइल एस्टर है इथेनोइक एसिड का फिनाइल एसीटेट या फिनाइल इथेनोएट। तो अगर हम इसको हीट करें विद एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3 आप जानते हो कि एक लुईस एसिड है, तो इसलिए जब हम इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन करते हैं तो यहां से जो एसिटाइल ग्रुप है वो बड़ी इजीली रिप्लेस हो जाता है, वो जाके अटैच हो जाएगा ईदर एट ऑर्थो पोजीशन और एट पैरा पोजीशन। तो हमें मिलेगी ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन या पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो जो हमारी जो
ऑप्शंस हैं 24th क्वेश्चन का सही जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। और 25th क्वेश्चन है ग्लाइकोल ऑन रिएक्टिंग विद थैलिक एसिड। तो ग्लाइकोल की केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने रिएक्शन की थी, ये भी थैलिक एसिड के साथ जो है वो रिएक्शन करके ग्लिप्टल बनाती है, जबकि टेरिथैलिक एसिड के साथ रिएक्शन करके वो टेरिलीन बनाने के काम आती है ग्लाइकोल।